Uh, Good morning, everyone. Now, the last of the times we had been talking about this chapter, scope of income tax. And as I said that India में taxability के तीन parameters हैं. One of the rule is the residence rule. As per the residence rule, if you are a resident of India, the global income shall be taxable in India. Second rule which I talked about is the receipt rule. If the income is received in India, it shall be taxable in India. And the third rule is the source rule, that is, if the income is accrued in India, then it would be taxable in India. In fact, हर देश के इसी प्रकार के rules होते हैं. तीनों में से किसी भी एक पैरामीटर पर अगर आप उस देश में टैक्सेबल हो जाते हैं तो उस देश में टैक्सेबल हो जाते हैं. And because of the problem of jurisdiction, there may be situations of double taxation or there may be situations of double non-taxation. That is also what I said. Double taxation एक ऐसी situation है जहाँ पर एक ही income एक से ज़्यादा देश में taxable हो जाती है. And it may happen because एक देश में हो सकता है आप residence rule पे taxable हो, दूसरे देश में हो सकता है कि आप receipt rule पे taxable हो. So because there is a conflict in the jurisdiction, there may be situations of double or multiple taxation. That is what I said. And to resolve this situation, countries enter into double taxation avoidance agreement. They do treaties, they do agreements, and by agreements they resolve कि ये इनकम अल्टीमेटली किस देश में टैक्सेबल होगी. अल्टीमेटली ये तो पक्का है कि डबल टैक्सेशन तो नहीं होगा, पर वो रिजॉल्व कैसे होगा, दैट वाज द क्वेश्चन विच वी टॉक अबाउट. नाउ देयर में बी सिचुएशंस आल्सो ऑफ डबल नॉन टैक्सेशन. दैट इज, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही इनकम किसी कारण से किसी भी देश में टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन कुछ ऐसा है कि ये इनकम ना तो हमारे देश में टैक्सेबल है ना दूसरे देश में टैक्सेबल है. अगर डबल नॉन टैक्सेशन की सिचुएशन अराइज होती है तो कंपनीज उस सिचुएशन को यूज़ करती है और अपना टैक्स बचाने की कोशिश करती है. तो मैंने आपको एक प्रीव्यू दिया था कि सीए फाइनल में आप कभी ऐसा पढ़ोगे कि देयर इज़ अ कमिटी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और ये कमिटी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को लेकर दे इशू गाइडलाइंस. एंड बेस्ड ऑन दैट गाइडलाइंस, बेस्ड ऑन दैट एक्शन प्लान्स, कंट्रीज अपने लॉ को चेंजेस करती हैं सो दैट डबल नॉन टैक्सेशन की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जा सके. बिकॉज अल्टीमेटली डबल नॉन टैक्सेशन होना is not beneficial to the government and also not beneficial to international trade, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन आता है. एक देश में जाकर बिजनेस लोग करने लगते हैं क्योंकि वहां पर टैक्स नहीं लगता और दूसरे देश में भी टैक्स नहीं लगता. तो जैसे आई जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट चाइना स्टोरी कि चाइना में सारी कंपनीज चली जाएंगी क्योंकि दोनों देश में टैक्स वो बचा लेंगे. तो ये सब कहानी अपन ने कल बात की थी एंड वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट इट. अल्टीमेटली कल के आखिरी सेगमेंट में, हमने इस चार्ट को रेफर करने की कोशिश की थी, हालांकि कर नहीं पाए थे, बट दिस इज वेयर यू वी वर देयर, राइट? दैट इज सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. एज पर सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, the scope of the Indian Income Tax Act is defined. What is the scope of the Indian Income Tax Act? That is defined in section 5. As per section 5, if the income is received in India, then it would be taxable in India. Right? The wordings they have used is, if the income is received or deemed to be received in India, it is taxable in India. This is basically residence rule. This is basically residence rule. अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो, sorry, this is basically the receipt rule, I should say. This is basically the receipt rule. अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो टैक्सेबल इन इंडिया. भले ही आप रेसिडेंट हो, उसमें भी दो होते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या भले ही आप नॉन रेसिडेंट. तो आप कोई भी हो, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, the moment you say income is received in India, it shall be taxable in India. This is called as the receipt rule. Second rule you will see is,
if the income is accrued in India or is deemed to accrue or arise in India, it shall be taxable in India. So basically what we learn out here is that if the income is accrued in India, that is a source rule. If the source of the income is India, then the income would be taxable in India. That is the source rule. If the income is accrued in India, arises in India, then it would be taxable in India. The source rule is this. Whether you are a resident, ordinary, not ordinary, or a non-resident, in every case, the moment the income is accrued in India, it shall be taxable in India. और तीसरा रूल होता है रेसिडेंस रूल. If you are a resident and ordinary resident, global income is taxable in India. That is the residence rule. दुनिया के सभी देशों में यही कंसेप्ट है, इंडिया में भी यही कंसेप्ट है. There is one rule which is rule 1, जिसको हम कह रहे हैं, which is a residence rule. That is resident हो तो global income taxable. There is another rule जिसको हम कह रहे हैं rule 2, which is the receipt rule. If the income is received in India, it is taxable in India. And there is another rule जिसको हम source rule कह रहे हैं, rule 3. If the income is accrued in the territory of India, it is taxable in India. तो यही दुनिया भर के टैक्स लॉ में रूल है, इंडिया में भी यही रूल है. ठीक है. Rule 1, that is if you are a resident of India, global income shall be taxable in India. रूल तो इतना ही है, समझो, रूल इतना ही है. If you are a resident of India, global income shall be taxable in India. अब आपको मेहनत करके, बहुत मेहनत करके ये समझना है, when you are a resident of India. Actually we will study what is a resident and ordinary resident, what is resident not ordinary resident, and what is a non-resident. ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बट अल्टीमेटली अगर हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गए तो हमको ग्लोबल इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा. इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया तो भी टैक्स लगेगा, इफ इट इज अक्रूड इन इंडिया तो भी टैक्स लगेगा, एंड इवन इफ इट इज आउटसाइड इंडिया तो भी टैक्स लगेगा. हर हाल में हमको टैक्स लगेगा. द मोमेंट वी से वी आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ग्लोबल इनकम वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस चैप्टर. देन दूसरा रूल हम पढ़ेंगे, रूल 2, दैट इज द रिसिट रूल. रिसिट रूल में हम ये पढ़ेंगे कि if the income is received in India, it will be taxable in India. If the income is received in India, then it is taxable in India. आपका residential status कुछ भी हो, the moment income is in the territory of India, it is received in the territory of India, it is taxable in India. और आपका residential status कुछ भी हो, आपको इंडिया में टैक्स लगेगा. पर इस चैप्टर में रूल तो इतना ही है कि if it is received in India, it is taxable in India. पर इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, when do you say that the income is received in India? What is received in India? उस कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे. फिर तीसरा रूल आता है, if the income is accrued in India, then the income would be taxable in India. तो अगर इंडिया की टेरिटरी में अक्रू हुई तो टैक्सेबल है, और आप रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, the moment the income is accrued in the territory of India, it would be taxable in India. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, when do you say that income is accrued in India? तो अल्टीमेटली रूल तो इतना ही है that if it is accrued in India, it is taxable. बट हमें ये पढ़ना है when it is accrued. Think about it. वो चैप्टर मेरे हिसाब से तो खत्म हो गया. स्कोप ऑफ इनकम टैक्स तो खत्म हो गया. स्कोप ऑफ इनकम टैक्स क्या है? 3 रूल्स, रेसिडेंस रूल, रिसिट रूल एंड सोर्स रूल. तो हम ये पढ़ेंगे कि इफ यू आर अ रेसिडेंट, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल. बट अल्टीमेटली मेहनत करके जो अपने को पढ़ना है वो ये है कि व्हेन आई एम अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पढ़ना है इस चैप्टर में. बाकी रूल इतना ही है दैट इफ आई एम अ रेसिडेंट, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल. इफ द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. इस चैप्टर में मेहनत करके पढ़ना है, व्हेन डू यू से दैट द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया. रूल ये है कि इफ द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. पर इस चैप्टर में मेहनत करके हमको ये पढ़ना है, व्हेन डू यू से दैट द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, व्हाट इज अक्रूवल इन इंडिया. ये कुल मिला के ये चैप्टर की थीम है. थोड़ा सा इस चार्ट को जब आप देखोगे तो कुछ एक्सटेंशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो समझो. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को वर्टिकली देखो कॉलम वाइज,
उसको कॉलम वाइज देखोगे तो इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, इफ इट इज रिसीव्ड इट इज अक्रूड इन इंडिया तो इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, इफ देयर इज अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, there is a business outside India, but if it is controlled from India still it is taxable in India, and if it is not controlled from India still it is taxable in India, because I said the moment you are a resident, an ordinary resident, global income is taxable in India. इसका दूसरा एक्सट्रीम देखो, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट को इंडिया में कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है? केवल इंडियन इनकम पे टैक्स लगता है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगता है, नॉन रेसिडेंट को इंडिया में कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है? केवल इंडियन इनकम पे टैक्स लगता है। इफ द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन, if the income is accrued in India it is taxable in India, but if the income is outside India then it is not taxable. वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो तो भी नॉट टैक्सेबल, वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल नहीं हो तो भी नॉट टैक्सेबल। ये दूसरा एक्सट्रीम है। अब इन दोनों के बीच में एक मीडियोकर सिचुएशन है, एक मिडिल वे है, और वो मिडिल वे है रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में ऐसा होगा कि इफ द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, इफ द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, एंड इफ देयर इज अ बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया it would be taxable in India if the business is controlled from India. If the business is controlled from India it would be taxable in India. If the business is not controlled from India it would not be taxable in India. ऐसा होगा in the case of RNOR. अभी बहुत लोग ये सोच रहे होंगे सर RNOR होता क्या है, ROR क्या होता है? कोई तो इस चैप्टर में पढ़ना है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या है, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या है, नॉन रेसिडेंट क्या है, रिसीव्ड इन इंडिया क्या है, अक्रूड इन इंडिया क्या है, ये सब टॉपिक्स ही इस चैप्टर में पढ़ना है। आप जब देखोगे पूरे चैप्टर को आगे तो वी विल बी एलोबरेटिंग ऑल दिस ओनली। रेसिडेंस रूल, द रूल इज ऑफ वन लाइन that if you are a resident global income is taxable, but then I will explain when you are a resident, when you are a non-resident, that is what I will elaborate in the subsequent discussion. इसी तरह से आगे आप देखोगे अगले सेगमेंट में the receipt rule. receipt rule बहुत सिंपल है, if the income is received in India it is taxable in India. बट इस चैप्टर में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो आप देखोगे डिस्कशन है what is a receipt in India. When do you say income is received in India? फिर आप बोलते हो कि सोर्स रूल, सोर्स रूल ये कहता है इफ द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, पर मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूं when the income is accrued in India. When do you say that the source rule applies, the income is accrued in the territory of India? That is what precisely I am going to discuss in this chapter. Receipt rule, residence rule and source rule. And if you are done with all the three rules, chapter is done. Principally मैंने chapter का framework बना के आपको दी कि what is the framework of this chapter. The framework is basically that what is the scope of India. The scope of India is on page number 15. ये चार्ट अपने को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और बहुत सिंपल भी है। ROR में सब पे टिक मारना है, RNOR में एक कम कर देना, इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, NR में दो को हटा देना, इनकम इन इंडिया ही टैक्सेबल होगी। दैट इज अ वेरी सिंपल चार्ट विच इज देयर। ROR की इनकम इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल, सो वी से ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। NR की इंडियन इनकम ही टैक्सेबल है, दैट इज इफ द इनकम इज रिसीव्ड और अक्रूड इन इंडिया। और RNOR की इनकम इन इंडिया टैक्सेबल है प्लस इनकम आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल है इफ इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो ये बात हो जाती है। अभी ये चार्ट अपने को ध्यान रखना है। अभी बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, सर वो इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया वो कैसा होगा, RNOR में कैसा होगा, वो सब अपन पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर में अपन करीब करीब 7-8 क्वेश्चंस ही करेंगे, बट कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगे वो अपने आप में। दे विल कवर एवरीथिंग। हालांकि 50 क्वेश्चन है और उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे और मेजरली 7-8 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। वैसे अपने आप में देखा जाए तो वी विल एड्रेस अराउंड 48 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर।
but majorly they will be very small one liner or something like that, and only some of the last questions comprehensive. और फिर थर्ड चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे एग्जाम्प्ट इनकम, उसमें फिर इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस वापस करेंगे, सो दैट सारी चीजें कंसोलिडेटेड बेसिस पर आपको समझ आ सके. अपना सिलेबस प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. 90% ऑफ द एग्जाम पेपर इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल. आई थिंक आई हैव सेड इट, आई एम रिपीटिंग इट. अपने को थ्योरी इसलिए पढ़नी पड़ती है ताकि हम प्रैक्टिकल कर सकें. आज मैं आपको कह दूं चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व कर लो ROR, RNOR, NR पे, यू कैन नॉट डू इट अनलेस यू स्टडी दी थ्योरी. तो अपने को आने वाले 4-5 दिन थ्योरी पढ़नी है, वो एक बार पढ़ लिया तो हम प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं. तो दैट इज हाउ वी विल प्रोसीड इन द डिस्कशन. कोशिश यही करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिकल पे दूं, क्योंकि अपना सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिकल पे देने की कोशिश करूंगा. अब रेसिडेंस रूल पर आते हैं. नाउ जैसा कि मैंने कल कहा था कि भारत की सरकार उन पर टैक्स लगा सकती है जो भारत के हैं या भारत की टेरिटरी में इनकम कमाते हैं. तो भारत के लोग कौन हैं? दैट इज अ रेलेवेंट क्वेश्चन विच इज देयर. इनकम टैक्स में दे आर यूजिंग अ वर्ड विच इज रेसिडेंट. भारत के वो हैं जो भारत के रेसिडेंट. अलग अलग देशों में ये क्राइटेरिया अलग हो सकता है. इंडिया में हम लोग कहते हैं इफ यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन यू आर इंडियन, देन यू आर लाइबल फॉर ग्लोबल इनकम टैक्स. हो सकता है यूएस में वो कहते हो दैट इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ यूएस, वहां पर क्राइटेरिया सिटीजनशिप हो. अलग अलग लॉ में भी अलग अलग होता है. इंडिया में हो सकता है पासपोर्ट के कानून में उन्होंने कहा होगा कि पासपोर्ट के लिए भारत के लोग वो हैं जो भारत के सिटीजन है. हो सकता है कि किसी और कानून में उन्होंने कहा हो, प्रॉपर्टी के कानून में कहा हो, प्रॉपर्टी उसके नाम पे रजिस्टर की जा सकती है जो इंडिया का नेशनल है. कहीं नेशनलिटी, कहीं पर सिटीजनशिप, कहीं पर डोमिसाइल, एक शब्द होता है डोमिसाइल. तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं. टैक्स लॉ में जो क्राइटेरिया दिया गया है वो क्राइटेरिया है रेसिडेंस. टैक्स लॉ में जो क्राइटेरिया दिया है वो रेसिडेंस. And if you are a resident of India, then global income is taxable in India. So let me go into this residence concept. अब देखो यहाँ कुछ जनरल बातें लिखी हुई है. पहला सेंटेंस है as per this rule, if a person is a tax resident of India, global income is taxable in India. So we know it, if you are a tax resident of India, global income is taxable in India. Under different laws, रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड इन डिफरेंट वेज. जैसे अभी आप पढ़ रहे हो इनकम टैक्स, तो फॉर इनकम टैक्स कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस निकलेगा वो मैं आपको बता. सीए फाइनल में आप पढ़ोगे एक कानून फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें भी रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है, पर वहां रेसिडेंशियल स्टेटस अलग तरीके से निकलता है. हर कानून में अपना खुद का क्राइटेरिया होता है और रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का या कोई और तरीका होता है. तो वो तरीका हम अभी सिर्फ इनकम टैक्स का पढ़ रहे हैं, वो भी भारत का, इंडिया का इनकम टैक्स का. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस वो पढ़ रहे हैं. फिर अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ईच टाइप ऑफ असेसी इज डिटरमाइंड इन अ डिफरेंट मैनर. तो इंडिया में जो कानून है उसमें हमको पता है देयर आर 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन, और हर कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए एक अलग फॉर्मूला दिया है. हम लोग पर्सन्स को 7 कैटेगरी में बांटते ही क्यों हैं? इसलिए बांटते हैं ताकि उनकी इनकम निकालने का, उनका टैक्स निकालने का फॉर्मूला अलग है. आपने देखा होगा कि कंपनी का रेट अलग होता है, इंडिविजुअल का अलग होता है. सो वी हैव दिस क्राइटेरिया देयरफॉर. ऐसे ही रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोगों को 7 कैटेगरी में इसीलिए बांटते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए, इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का. तो आप जब देखोगे आगे डिस्कशन तो हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलता है, फिर पढ़ेंगे एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलता है, फिर पढ़ेंगे कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलता है. ऐसे अपन पढ़ने वाले हैं. हर कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए अलग से पढ़ेंगे उनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलता है. फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है ऑल्सो रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर ईच असेसी इज डिटरमाइंड फॉर ईच प्रीवियस. For the previous year 2021,
I may be a resident. For the previous year 21-22, I may be a non-resident. For the previous year 22-23, I may again become a resident, not ordinary resident. हर साल अलग है और हर साल हमको ये मेहनत करनी पड़ती है, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है. एवरी ईयर यू हैव टू कैलकुलेट द रेसिडेंशियल स्टेटस. तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं रेसिडेंट हो गया तो जीवन भर के लिए रेसिडेंट हो गया. एवरी ईयर माय स्टेटस कैन चेंज, राइट? दैट इज द पॉइंट विच इज गिवन. A person may be a resident of one or more country for one previous year. हो सकता है कि मैं इंडिया में इंडिया के क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूं और क्राइटेरिया को फुलफिल करके इंडिया का रेसिडेंट हो गया. और इसी प्रकार से हो सकता है कि मैं किसी और देश, मान लो तजाकिस्तान के क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूं और तजाकिस्तान का भी रेसिडेंट हो गया. या हो सकता है कि मैं अर्मेनिया के क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूं और वहां का भी रेसिडेंट हो गया. So I can be a resident of multiple countries. There is no problem. For 1 year, if I am a resident of India, that does not mean I am excluded from all other countries. Understand what I am saying? If I am a resident of India, that does not mean that I am excluded from other countries. हो सकता है कि मैं एक साल कई देशों का रेसिडेंट हूँ, इंडिया, तजाकिस्तान और भी किसी दूसरे देश का भी रेसिडेंट हो सकता है. अगर उस देश के रेसिडेंशियल स्टेटस के क्राइटेरिया में मैं फिट हो जाता हूं तो मैं उस देश का भी रेसिडेंट हो जाऊंगा, राइट? दैट इज व्हाट इज सेड. अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस हमको 2 स्टेप्स में निकालना पड़ता है. स्टेप 1, सबसे पहले हम ये देखते हैं वेदर द इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. स्टेप 1, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. एक बार ये क्लियर हो गया कि ये इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, से अगर स्टेप 1 के बाद हमें पता चल गया कि ये नॉन रेसिडेंट है तो बात खत्म. पर स्टेप 1 के बाद अगर वो रेसिडेंट निकला तो वी हैव टू गो इनटू स्टेप 2. एंड स्टेप 2 इज वेदर द रेसिडेंट इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और अ नॉट ऑर्डिनरी. तो कुल मिला के किसी इंडिविजुअल के 3 क्राइटेरिया हो सकते हैं. 3 में से वो एक हो सकता है. ही कैन बी अ ROR, ही कैन बी RNOR और ही कैन बी अ नॉन रेसिडेंट. कुल मिला के कोई भी इंडिविजुअल इन तीनों में से एक हो सकता है. ROR, RNOR और NR. ROR या NOR इज अ स्टेप 2. सबसे पहले आपको निकालना है वेदर द इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट. सबसे पहले ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा वेदर द इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. इफ द इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट तो आपको फिर ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा वेदर ही इज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट और अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. दैट इज इट. और वो जो भी क्राइटेरिया में आ गया उसके हिसाब से उसका स्कोप ऑफ इनकम टैक्स तय होगा. अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया तो उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी. अगर वो नॉन रेसिडेंट हो गया तो केवल इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा. अगर वो RNOR हो गया तो इंडियन इनकम प्लस इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल फ्रॉम इंडिया पे टैक्स लगेगा. तो रेसिडेंशियल स्टेटस इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट वी नो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द इनकम टैक्स. वी नीड टू नो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द इनकम टैक्स. इसीलिए हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं. अब अपन सबसे पहले चालू करेंगे स्टेप 1, दैट इज वेदर द इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट. स्टेप 1. स्टेप 1 समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है. जनरल टेस्ट है कुछ, उसमें हावेवर है, फिर हावेवर का हावेवर है, कॉम्प्लिकेशन है. ठीक है, तो बहुत ही टिपिकल है. अमेंडमेंट्स हैं इसमें. मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, क्योंकि द रीज़न इज इसमें चेंजेस आए हैं और CA एग्जाम में 90% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं. रिपीटर्स के लिए एग्जाम में अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं. समझो क्यों होता है. रिपीटर्स होते हैं, रिपीटर्स के लिए अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं ये जानने के लिए कि वो नया लॉ पढ़ के आए हैं कि. तो अमेंडमेंट्स का एक अच्छा इंपॉर्टेंस होता है एग्जाम में, एंड वन हैज टू बी प्रिसाइज विद द अमेंडमेंट्स.
इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हाईलाइट किया है नोट्स में अमेंडमेंट्स को, सो दैट यू नो कि वो अमेंडमेंट है, अपने को ज्यादा कॉन्शियसली उसको पढ़ना है, बिकॉज देयर में भी क्वेश्चंस ऑन दैट। अब सबसे पहले अपन चालू करते हैं द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टेप वन। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टेप वन इज दिस: फॉर बीइंग अ रेसिडेंट। तो ये जो टेस्ट है, इसमें अल्टीमेटली अगर आप टेस्ट फुलफिल कर दोगे तो आप रेसिडेंट हो जाओ, ऐसा वो कहना चाह रहे। फॉर बीइंग अ रेसिडेंट ईदर ऑफ द टू कंडीशंस आर शुड बी सेटिस्फाइड। दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन सेपरेटेड हैं बाय द यूज ऑफ द वर्ड और। दैट इज ईदर ऑफ द टू कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। दोनों में से एक भी फुलफिल हो गई तो क्या बुरा हो जाएगा? बुरा ये हो जाएगा कि हम रेसिडेंट हो जाए। दोनों में से कोई भी एक फुलफिल हो गई तो हम रेसिडेंट हो जाए। दैट इज व्हाट इज रिटन, फॉर बीइंग अ रेसिडेंट ईदर ऑफ द टू कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। तो दोनों में से एक फुलफिल हो गई तो आप रेसिडेंट हो जाओ। अब दोनों कंडीशन है क्या, उसको समझो। तो सबसे पहली कंडीशन अपन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। द इंडिविजुअल should have been in India. So here what actually they are talking about is stay. The individual should have stayed in India. He should have been in India means should have stayed in India. इंडिया में रहना चाहिए उसको कितने दिन? 182 days or more in the previous year. प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल नहीं, प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर, जिस साल इनकम कमाई। साल में 182 डेज या उससे ज्यादा अगर वो इंडिया में रहा तो वो रेसिडेंट हो। एक तो ये टेस्ट है, और दूसरा टेस्ट, द इंडिविजुअल शुड हैव बीन इन इंडिया। इंडिया में अगर वो 60 days और मोर रहा इन द प्रीवियस ईयर, इफ ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 60 days और मोर, तो अगर वो करंट ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा रहा, एंड मतलब दोनों को फुलफिल होना चाहिए ना, बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो एक है और, विच इज दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एंड मींस दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। इट इज अ क्यूमुलेटिव टेस्ट, इट्स अ क्यूमुलेटिव टेस्ट विच शुड बी सेटिस्फाइड। तो एज सच he should have stayed in India for 60 days or more, and he should have stayed for 365 days or more in total in 4 previous years preceding to the relevant previous year. तो या तो वो इंडिविजुअल करंट ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रह ले इंडिया में, अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा रह लेता है तो वो रेसिडेंट, या फिर करंट ईयर में वो 60 डेज और उससे ज्यादा रहता है, एंड पिछले 4 साल में वो 365 डेज या उससे ज्यादा रहे। दोनों में से एक भी कोई कंडीशन फुलफिल हो गई, ही इज अ रेसिडेंट। ये लिखा है इंडियन इनकम टैक्स में लिखा है। हो सकता है अपने यहां जो लिखा है 182 डेज, किसी दूसरे देश में लिखा हो 120 डेज, किसी दूसरे देश तीसरे देश में लिखा हो 90 डेज। इन इंडिया आवर क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अपन पढ़ रहे हैं, वो अपने कोर्स में है। बाकी देशों का क्राइटेरिया अपने कोर्स में नहीं है, वी डोंट नो। अब देखो एकदम लॉजिकल और रीजनेबल रैशनल लॉ है जो अपने सामने है, एकदम रैशनल है। देखो उसको समझो, क्या उनका थॉट प्रोसेस रहा होगा इस लॉ को लाते समय। मान लो अपना प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 2021। अगर प्रीवियस ईयर 2021 है तो असेसमेंट ईयर है 21-22। प्रीवियस ईयर 2021 चालू होता है 1 अप्रैल 20 से और खत्म होता है 31 मार्च 21 को। प्रीवियस ईयर 20-21, 1 अप्रैल 20 से चालू होता है, खत्म होता है 31 मार्च 21 को। ये अपना प्रीवियस ईयर है। इस साल में 365 दिन है, हर साल 365 दिन है। तो वो इंडिविजुअल करंट ईयर में ही कैन स्टे बिटवीन 0 to 365 डेज।
हो सकता है वो 365 दिन पूरे साल इंडिया में रहे, हो सकता है कुछ दिन कम रहे, हो सकता है एक भी दिन नहीं रहे, ही कैन स्टे 0 days. So his stay can be in the range of 0 to 365 days. Now what they are saying is कि अगर वो इंडिविजुअल साल के 365 दिन में से आधा, 365 का आधा करोगे तो आएगा 182.5. मैंने कहा चलो 182.5 मतलब 182. अगर वो साल का 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रह लेता, बात खत्म. आधा साल करीब करीब वो इंडिया में रह लिया, ही इज अ रेसिडेंट. जैसे यू आर अ रेसिडेंट. अगर वो इंडिविजुअल साल में 60 दिन भी इंडिया में नहीं रहता है, 60 दिन भी इंडिया में नहीं रहा, कहानी खत्म, ही इज अ नॉन रेसिडेंट. दो एक्सट्रीम्स है. एक है कि वो आधा साल रह लिया 182 डेज, ही इज अ रेसिडेंट. दूसरा एक्सट्रीम है वो 60 दिन से कम रहा, ही इज अ नॉन रेसिडेंट. देयर इज नो कंफ्यूजन. द कंफ्यूजन केम आउट इन द आईज ऑफ द लॉ मेकर. लॉ बनाने वालों को यहां कंफ्यूजन हुआ कि क्या करें. अगर वो इंडिविजुअल करंट ईयर में 60 दिन से 181 डेज के बीच में रहा, तो थोड़ा तो रहा इंडिया, वो एकदम बिल्कुल ही नहीं रहा ऐसा नहीं है, 2 महीने से ज्यादा रहा, 60 डेज एंड अबो रहा, और 182 डेज से कम रहा, उतना भी नहीं रहा कि डायरेक्टली अपन कह दे रेसिडेंट है. तो क्या करें. तो लॉ मेकर्स ने कहा कि आप उसका पिछले 4 साल का स्टे देख लो. करंट ईयर में क्योंकि उसका स्टे बहुत ज्यादा भी नहीं है, एक रीजनेबल है, तो आप पिछले 4 साल का स्टे. अभी करंट प्रीवियस ईयर अगर है प्रीवियस ईयर 20-21, तो इसके पिछले 4 साल कौन से होंगे. प्रीवियस ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 18-19, प्रीवियस ईयर 17-18 और प्रीवियस ईयर 16-17. करंट ईयर को छोड़ के पिछले 4 साल देखने. मैं कह रहा हूं 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 20 देखना है. करंट ईयर के पहले के 4 साल देखने. दैट इज व्हाट एक्चुअली दे आर सेइंग. अब करंट ईयर के पहले के 4 साल का स्टे, करंट ईयर के पहले के 4 साल में कितने दिन होंगे. 365 4, एक लीप ईयर होगा चलो +1, बट बेसिकली 365 इंटू 4. उनका कहना है कि पिछले 4 साल में वो 1/4 रहा हो. 4 साल का टोटल होता है 365 इंटू 4, उसका 1/4 है ना, 1560 का 1/4, दैट इज 365 डेज. तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर पिछले 4 साल में उसका टोटल स्टे 365 दिन या उससे ज्यादा है, ही इज अ रेसिडेंट. अदरवाइज ही इज अ नॉन रेसिडेंट. तो द टेस्ट इज वेरी क्लियर. करंट ईयर में अगर वो 182 डेज रहा, ही इज दिस साइड ऑफ द फेंस, फेंस के इधर आ गया, वो रेसिडेंट हो गया. अगर वो करंट ईयर में 60 डेज एंड अबो रहा और पिछले 4 सालों में उसका स्टे 365 और उससे ज्यादा है, तो ही इज अगेन ऑन दिस साइड ऑफ द फेंस, ही इज अ रेसिडेंट. पर अगर करंट ईयर में उसका स्टे 60 डेज से तो ज्यादा है, पर पिछले 4 सालों का स्टे 365 से ज्यादा नहीं है, ही इज दैट साइड ऑफ द फेंस, ही इज अ नॉन रेसिडेंट. या फिर करंट ईयर में ही उसका स्टे 60 दिन से कम है, ही इज अगेन ऑन दी दैट साइड ऑफ द फेंस, ही इज अ नॉन रेसिडेंट. तो क्लियर कट डीमार्केशन है. ठीक है, आप फेंस के इस तरफ हो या उस तरफ हो, क्लियर कट डीमार्केशन. यू आर अ रेसिडेंट और यू आर अ नॉन रेसिडेंट, देयर इज अ क्लियर कट डीमार्केशन. तो लॉ मेकर्स हैव बीन वेरी प्रिसाइज व्हाइल पुटिंग अप दिस. ठीक है, अभी देखो टेस्ट मैंने बता दिया, थोड़ा थ्योरी मैं एक बार पढ़ा लूंगा, फिर क्वेरीज पे आऊंगा. ठीक है, सम पीपल माइट हैव क्वेरीज, बट आई बिलीव जब मैं डिस्कशन करता हूँ तो मेरी तरफ से बहुत सारे FAQ कवर करने की कोशिश करता हूँ, बट स्टिल फिर भी क्वेरीज होती है, तो अपन फिर रिजॉल्व कर लेंगे. एक बार मेरा डिस्कशन हो जाए, लेट अस वेट फॉर इट, देन आई विल कम टू क्वेरी. तो बेसिक अपना जो क्राइटेरिया है रेसिडेंस का, वो क्राइटेरिया ये है. करंट ईयर में या तो 182 डेज या फिर करंट ईयर में 60 डेज प्लस पिछले 4 सालों में टोटल 180, टोटल 365 डेज, दैट इज इट. इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, द पर्सन इज रिगार्डेड एज अ
resident. Otherwise, we know that person is regarded as a non-resident. अब यहाँ पे छोटे छोटे 2-3-4 क्वेश्चन हैं जो आप देखोगे. आई हैव जस्ट ट्राइड टू एड्रेस इट आउट. एक क्वेश्चन ये है कि उसका जो स्टे है इंडिया में वो एक साथ होना चाहिए क्या 182 डेज. हमने कहा 182 डेज उसको इंडिया में रहना है, तो एक साथ रहना है क्या, या 60 डेज रहना है उसको, तो एक साथ रहना है क्या, या टुकड़ों टुकड़ों में भी रह सकता है, पार्ट्स में भी रह सकता है कि अभी 2 महीने इंडिया में रह गया, फिर वो बाहर चला गया, फिर आ गया, फिर 1-2 महीने रह गया. कोई बात नहीं, हो जाता है, हाथ से होते हैं जीवन में, कोई बात नहीं, चिंता मत करो. कम बैक. सो whether his stay should be continuous or whether his stay is acceptable if it is in parts. किसी को चोट नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो. come back to the class. We are on a technical discussion. Get back to work. Now it is clearly written that stay may be continuous or stay may be in parts. Even if the stay is in parts, it is okay. Even if the stay is in parts, it is okay. We have to do total. साल भर का टोटल स्टे 182 दिन, साल भर का टोटल स्टे 60 दिन, या पिछले 4 सालों का टोटल स्टे 365 दिन. तो टोटालिटी की यहां पर बात है, टोटल स्टे हमको देखना है. पार्ट्स में है तो उन पार्ट्स को एग्रीगेट करना, छोटी सी बात है. अब उसके बाद अगली बात आती है, ही शुड हैव स्टेड इन इंडिया. सो व्हाट इज इंडिया? भारत क्या है? भारत देश है, भारत अपना वतन है. भारत हमारे मन में, भारत क्या है? ठीक है, आपके मन में जो भारत है वो तो कॉमन सेंस है. इनकम टैक्स में भारत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा. आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत क्या है. ठीक है, आज मेरी तरफ से समझो भारत क्या है. इनकम टैक्स में इंडिया की डेफिनेशन दी, बहुत ही बढ़िया. क्रांतिकारियों जरा आप शांति रख लो. इंडिया की जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट में दी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 25A में. एंड दे हैव डिफाइंड व्हाट इज इंडिया, राइट? दे हैव डिफाइंड फॉर इनकम टैक्स व्हाट इज इंडिया. sometimes in other laws also you will come across this concept कि इंडिया क्या है, right? You will come across it like in the GST. What is India for the purpose of GST? Sometimes you will study the law of customs, so you will study what is India for the purpose of customs. तो ऐसे ही हर कानून में उन्होंने बताया कि इस कानून के लिए भारत की परिभाषा क्या है, खास तौर पे टैक्स के कानून में. तो अभी इनकम टैक्स में, टैक्स के कानून में इंडिया क्या है ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं. इट इज गिवन इन सेक्शन 225A. अब देखो इंडिया की जो डेफिनेशन है उसमें जो पॉइंट्स दिए हैं उसके लिए अपन इंडिया का मैप भी ओपन अप कर लेते हैं. इस तरह का इंडिया का मैप है विच वी ड्रॉ इन इंडिया. सो नाउ व्हाट दे हैव सेड, first point is very simple. What is India? India means the land mass of India, the territory of India. It includes the territorial waters and it includes anything above and below the land and in the atmosphere in India. तो उनका ये कहना है कि भारत की टेरिटरी जो है वो भारत है, जो भारत की टेरिटरी है वो भारत है. यहाँ पर जो जमीन है वो भी भारत है. ठीक है, अभी जमीन जो है वो भारत है. अब क्या होता है, टैक्स के कानून में लोगों का दिमाग उल्टा चलता है. उल्टा ऐसे चलता है कि आदमी ये सोचता है, व्यक्ति ये सोचता है कि हमको कैसे टैक्स बचाए. अगर अपन इंडिया में ज्यादा रह लिए तो रेसिडेंट हो जाएंगे और जबरदस्ती टैक्स लग जाएगा. अब आपने कहा इंडिया मतलब इंडिया की जमीन, तो अपना दिमाग चला, अपन ने कहा सही है, अपन एक काम करेंगे, गंगा नदी पे 15-20 दिन रह लेते हैं एक बोट में,
एंड वी विल से हम तो इंडिया में थे ही नहीं, क्योंकि इंडिया मतलब क्या, जमीन पे रहोगे तो इंडिया में हो, अपन तो नदी पे थे तो इंडिया में नहीं थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये टेरिटोरियल वाटर्स इज ऑल्सो इंडिया। फिर अपन ने कहा अच्छा, मतलब पानी इंडिया है, तो अपन ऐसा करते कि पानी के नीचे चले जाते, सबमरीन बना के रह लेते। तो उन्होंने ये लिख दिया कि टेरिटोरियल वाटर्स के नीचे जो है वो भी इंडिया है। या जमीन के नीचे अपन कोई सेल बना के रह लो, नहीं चलेगा, बिकॉज दे हैव रिटन कि जमीन के नीचे आप रहोगे तो भी इंडिया में। तो अपन ने कहा एक काम करते, एयर बलून। एयर बलून में अपन एटमॉस्फेयर में रहेंगे 15-20 दिन, बलून में, अपन इंडिया में नहीं है, ठीक है, हवा में अपन तो इंडिया में कहाँ है। तो उन्होंने कहा नहीं, इंडिया में जो एटमॉस्फेयर है वो भी इंडिया है। तो दे हैड टू राइट इट लाइक दैट बिकॉज इट इज अ टैक्स लॉ। और यहाँ पर लोगों का दिमाग यही है कि जो लिखा है उसकी ऐसी तैसी करनी है, ठीक है। आई डोंट नो आई हैव सेड इट और नॉट, पर जो सीए का प्रोफेशन होता है वो ये होता है कि कानून को पढ़ो, समझो और उसकी ऐसी तैसी करो। अगर कानून को पढ़ के समझ लिया तो क्या मतलब है, अपना काम है लोगों का टैक्स बचाना, तो उसके लिए अपने को कानून की ऐसी तैसी करनी है, जो लिखा है अपने को करना है कि उससे बाहर हो जाओ अपन, ताकि अपने को टैक्स ना लगे। दैट इज हाउ पीपल प्लान इन द टैक्स लॉ। तो उनने ये कह दिया कि भारत की टेरिटरी पूरी तरह से इंडिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो ये हो गया। अब नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट इज द पेनिनसुलर इंडिया। आई होप स्कूल में आपने पढ़ा हो, इंडिया इज अ पेनिनसुलर एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर्स फ्रॉम 3 साइड्स। नाउ इंडियन पेनिनसुलर के बारे में वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी टेरिटरी है उससे एक डिस्टेंस उन्होंने लिया, और वो डिस्टेंस है 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल्स एक नेवी की टर्मिनोलॉजी है, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन नेवी। जैसे वो पानी को गैलेंस में मेजर करते हैं, स्कूल में आपने पढ़ा होगा, तो वैसे ही वो लोग माइल्स का उनका मेजरमेंट जो होता है वो नॉटिकल माइल्स होता है। का कंपेरेबल फिगर भी मैंने दिया है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स, वो लिखा है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अपना पेनिनसुलर इंडिया जो है वहां पर 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है वो इंडिया है। तो पेनिनसुलर इंडिया में 12 nautical miles we are counting, and up to 12 nautical miles we are in India. This is what they have said. 12 nautical miles तक जो पानी है, पानी के ऊपर है, पानी के नीचे है, जो लैंड मास है उसके नीचे उसके ऊपर है, पूरी तरह से ये इंडिया। और ये बात लैंड बॉर्डर्स के लिए नहीं है, ये बात है पेनिनसुलर इंडिया की। आप अगर यहाँ पे चले जाओगे, अपन ने कहा 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया, तो पता चला आपने लाहौर ही अपन ने अंदर ले लिया, वहां पे दंगा भी हो जाएगा, ठीक है, कोई चला गया वहां से थोड़ा आगे तो पीछे बहुत आ जाएगा, गोली वोली चल जाएगी। दैट इज इट। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द पेनिनसुलर इंडिया। दैट शुड बी क्लियर, आई थिंक, राइट। अब दूसरी चीज उन्होंने कही, दूसरी चीज उन्होंने कही कि जो हमारा बॉर्डर है उससे 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, ये 200 नॉटिकल माइल्स में कुछ पैचेस, 200 नॉटिकल माइल्स पूरा इंडिया नहीं है, इसमें कुछ पैचेस इंडिया का पार्ट है। ये पैचेस क्या होते हैं ये समझो। जैसे मान लो उन्होंने एक पैच आइडेंटिफाई किया इधर महाराष्ट्र के पास कहीं यहाँ पे, तो ये पैच, दिस पैच इज इंडिया। पूरे 200 नॉटिकल माइल्स इंडिया नहीं है, इस 200 नॉटिकल माइल्स में पैचेस इंडिया। ये पैच किस चीज के हैं? दे आर कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और मैरीटाइम जोन्स, ये उनको नाम देते हैं। इसका अलग से कानून है जिसमें ये आइडेंटिफाई होते हैं। क्यों होते हैं? बेसिकली ये एरियाज फिशिंग के लिए या माइनिंग के लिए अच्छे एरियाज होते हैं। तो वो एरियाज आइडेंटिफाई, जैसे बॉम्बे के आगे, मैंने इसीलिए महाराष्ट्र वाला बेल्ट लिया, बॉम्बे के आगे उन्होंने एक एरिया आइडेंटिफाई कर रखा है, बॉम्बे हाई। यू हैव हर्ड ऑफ दिस, ठीक है, बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई जो है वहां पर माइनिंग होती है,
वहाँ पे रिफाइनरीज हैं और रिलायंस और दूसरी कंपनीज पर माइनिंग करती है समुद्र के नीचे, वहाँ पर अच्छे माइनिंग। तो अभी 200 नॉटिकल माइल्स में क्या होता है कि जो भी इस तरह की माइंस वगैरह निकलती उसमें देश का राइट रहता है, इंडिया का राइट है कि हमारी टेरिटरी से 200 नॉटिकल माइल में जो समुद्र है वहां भी जो रिसोर्सेज है उस पर हमारा राइट है, ऐसा इंटरनेशनल लॉ है। तो हम क्या करते हैं कि इंडिया के आसपास ये 200 नॉटिकल माइल में सर्च करते रहते हैं और एक एरिया आइडेंटिफाई हो गया जैसे ये, अब ये एरिया को अपन ने इंटरनेशनली रजिस्टर करा लिया एज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मेरीटाइम जोन, जो भी उसके क्राइटेरियाज होते हैं उसमें वो रजिस्टर करके अब ये भी इंडिया का हिस्सा हो। यहाँ पर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1000 एम्प्लॉयज यहाँ पर, वो इंडिया की टेरिटरी में, रिलायंस यहाँ पर बिजनेस ऑपरेशंस कर रही है, दे आर डूइंग इट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिकॉज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इनकम। 200 नॉटिकल माइल्स पूरे इंडिया नहीं है, पर यहाँ पर जो कुछ पैचेस हैं वो इंडिया की टेरिटरी का हिस्सा है। यहाँ भी जो लोग रहते हैं दे आर एक्चुअली स्टेइंग इन इंडिया। आवर क्राइटेरिया फॉर इंडिया इज, इंडिया की टेरिटरी वो तो इंडिया है, प्लस उसके अलावा 12 नॉटिकल माइल्स इंडिया है, प्लस उसके अलावा 200 नॉटिकल माइल्स के पैचेस इंडिया है। ये जो 12 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल है ये बेसिकली दे आर रेलेवेंट ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में 12 और 200 नॉटिकल माइल की बात आती है, बाकी तो जो टेरिटरी है वो इंडिया है, उसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो ये हो गया व्हाट इज इंडिया, इंडिया फॉर इनकम टैक्स। अभी देखो आप जब उसको मान लो जीएसटी में पढ़ोगे तो हमने कहा 12 नॉटिकल माइल इंडिया, हो सकता है वहां वो कह दे 24 नॉटिकल माइल इंडिया, राइट, दैट इज व्हाट में चेंज। कस्टम्स में हो सकता है वो कहीं कह दे 12 नॉटिकल माइल, कहीं कह दे 200 नॉटिकल माइल, इस तरह का वो चेंज आ जाता है। बाकी बेसिक प्रिंसिपल इज जो टेरिटरी है वो तो इंडिया है, प्लस उससे कितने डिस्टेंस को इस टैक्स लॉ में इंडिया का हिस्सा मानेंगे। इनकम टैक्स में 12 प्लस 200 के पैचेस, ये इंडिया का हिस्सा है। आई डोंट नो इफ यू हैव स्टडीड दिस कंसेप्ट एनी टाइम, राइट, चलो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया अपना व्हाट इज इंडिया अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब सुनो, अगर कोई इंडिया में रहता है तो ही इज अ रेसिडेंट, खत्म हो गई बात। अगर कोई इंडिया में रहता है कितने दिन, करंट ईयर में 182 डेज तो रेसिडेंट, या फिर करंट ईयर में 60 डेज प्लस पिछले 4 सालों में 365 डेज तो ही इज अ रेसिडेंट। सही है ना, दैट इज इट। अब उसके बाद उन्होंने कुछ एक्सेप्शनल क्लॉजेस दिए, हावेवर दिए हैं। जनरली देयर आर 2 टेस्ट, 182 डेज और दूसरा टेस्ट है 60 और 60 प्लस 365। एक टेस्ट है 182 डेज और दूसरा टेस्ट है 60 प्लस 365। ठीक है, दोनों में से एक टेस्ट फुलफिल हो गया तो यू आर अ रेसिडेंट। आई थिंक देयर इज नो डाउट अभी तक की बात। हाउएवर इन दिस सेकेंड टेस्ट 60 days should be read as 182 in 3 cases. In 3 cases 60 should be read as 182। तो क्या हो जाएगा टेस्ट, या तो 182 डेज इंडिया में या फिर 182 प्लस 365 पिछले 4 साल। तो मैं तो कहूंगा कि ये सेकेंड टेस्ट खत्म ही हो जाएगा। कुछ ऐसे केसेस उन्होंने दिए हैं जहां पर सेकेंड टेस्ट इररेलेवेंट हो जाए, वेयर इंस्टेड ऑफ 60 you have to read 182, 60 will be replaced by 182। so generally we have this criteria, however we have only one criteria, that is 182 days in 3 cases। 3 ऐसे केसेस हैं जहां पर रेसिडेंस के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है और वो है 182। वो 3 केसेस में बताऊंगा, ठीक है, वो केसेस में बताऊंगा। उन 3 केसेस में 60 डेज क्राइटेरिया डाइल्यूट हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा 60 को 182 पढ़ लो, और उसको पढ़ के मतलब ही नहीं निकला ना, क्योंकि 182 डेज हो तो वैसे ही रेसिडेंट हो आप, फिर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब वो कौन से 3 केसेस हैं वो मैं आपको बताता हूं। यहां लिखा हुआ है देखो, दीज आर दी 3 केसेस। हाउएवर इन फॉलोइंग केसेस 60 डेज instead of 60 days 182 days shall be considered for determining residential status।
तो इन 3 केसेस में देयर इज ओनली वन कंडीशन फॉर बीइंग अ रेसिडेंट. यहीं भले ही शॉर्ट में लिख लो. इन 3 केसेस में ये जो ए है इसके सामने लिख लो 182. इन 3 केसेस में देयर इज ओनली वन कंडीशन फॉर बीइंग अ रेसिडेंट एंड दैट इज यू हैव टू बी इन इंडिया फॉर 182 डेज. 182 डेज आप इंडिया में हो तभी रेसिडेंट. अब वो 3 केसेस कौन से हैं उसको पढ़ते हैं. पहला केस वेयर द इंडिविजुअल, अपन तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, उसी का सारा पढ़ रहे. इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडिविजुअल कौन है? सिटीजन ऑफ इंडिया है. ये जो एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन है ये एक तरह 60 दिन का क्राइटेरिया आप पे नहीं लगेगा. ये एग्जम्पशन तभी लगेगा जब आप भारत के सिटीजन हो एंड यू हैव लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड. इंडियन सिटीजन्स अगर इंडिया से बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उनको 60 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा, उनको 182 डेज वाला क्राइटेरिया लगेगा. थिंक अबाउट इट. अभी देखो मान लो कोई इंडियन सिटीजन है, यहाँ कोई पढ़ाई वगैरह कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, बाद में पढ़ाई पूरी हो गई, अब वो जर्मनी चला गया. और इसलिए चला गया क्योंकि वहाँ उसका जॉब वगैरह लग गया. नाउ ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड. करंट ईयर में उसका स्टे, लेट अस अज्यूम करंट ईयर में वो जून जुलाई अगस्त में कभी जॉब के लिए बाहर चला गया. अब करंट ईयर में वो अप्रैल से जून तक रहा मान लो, तो अप्रैल में जून इज 30 डेज ईच मंथ से, तो 90 डेज वो इंडिया में. तो करंट ईयर में 90 डेज इंडिया में रहा. पिछले 4 सालों में तो हमेशा से वो इंडिया में था, इंडिया में ही रहता था. वो तो अब गया है इंडिया से बाहर. तो नाउ वेदर ही वुड बी अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट, अगर ये एग्जम्पशन नहीं होता तो हम कहते ही इज अ रेसिडेंट, क्योंकि करंट ईयर में वो 60 डेज से ज्यादा रह लिया और पिछले 4 साल में उसका स्टे जो था वो 365 दिन से ज्यादा था, तो वो रेसिडेंट हो जाता. राइट, अगर ये एग्जम्पशन नहीं होता. पर लॉजिकली अगर वो रेसिडेंट हो जाए तो दुनिया भर की इनकम पे उस पर टैक्स लगेगा. और बेसिकली तो उसने जर्मनी से पैसा कमाया इस साल, यहाँ तो 2-3 महीने ही रहा, साल भर वो जर्मनी में रहा और जर्मनी से ही पैसा कमाया. लॉ मेकर्स को ये ठीक लगा कि उसको हम नॉन रेसिडेंट बने, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आप पे ये क्राइटेरिया 60 डेज वाला इसका एग्जम्पशन दे देते. दैट इज व्हाट दे हैव डन. बेसिकली दे हैव गिवन द एग्जम्पशन फ्रॉम 60 डेज क्राइटेरिया इन दिस केस. जो इंडिविजुअल भारत का नागरिक है और इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट, उस पर 60 डेज का क्राइटेरिया नहीं लगेगा. विल बी अ रेसिडेंट ओनली अगर वो 182 डेज इंडिया में रहे. ओनली इफ ही स्टेज फॉर 182 डेज देन ही इज अ रेसिडेंट. तो अभी मान लो वो ही इंडिविजुअल मई जून जुलाई में इंडिया से बाहर जा रहा है, ही इज बेसिकली अ नॉन रेसिडेंट. पर वही दिसंबर में इंडिया से बाहर जाएगा तो ज्यादातर समय इंडिया में ही रहा ना. आप देखो अप्रैल से दिसंबर वो इंडिया में था, विच इज अराउंड 8 to 9 months. बिकॉज अप्रैल से दिसंबर वो इंडिया में था, हम उसको वी विल रिगार्ड हिम एज अ रेसिडेंट क्योंकि ही वाज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर. तो दे हैव गिवन एग्जम्पशन लाइक दिस कि अगर वो 60 डेज या उससे ज्यादा रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है तो फिर उसको ग्लोबल इनकम पे हम टैक्स लगा लेंगे. दिस इज द क्राइटेरिया विच दे हैव गिवन. अब यहाँ पे दे हैव यूज्ड अ वर्ड सिटीजन. ये एग्जम्पशन तभी रेलेवेंट है व्हेन द पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया? हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया? यस, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया? ठीक है, अक्सर लोगों का आंसर ये कि सिटीजनशिप हो जिसके पास, जो भारत में पैदा हुआ है वो सिटीजन है. पर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या सिटीजन कौन है वो इनकम टैक्स में डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड. जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड है. तो यू हैव टू गो इनटू कॉमन सेंस. इनफैक्ट इसके लिए एक अलग से कानून है, सिटीजनशिप एक्ट 1965. तो वो कानून आप जब भी फुर्सत मिले पढ़ लेना, अपने कोर्स में नहीं है. सिटीजनशिप एक्ट 1965 में अभी होता है ना कई लोगों का कोर्स जल्दी हो जाता है, जैसे अभी अपनी बैच चल रही है, वी आर इन मार्च, और जुलाई अगस्त तक सब कोर्स हो गया, 4 बार रिवीजन भी हो गया और अटेम्प्ट में 2-3 महीने बचे अभी. अब क्या करें?
ठीक है, क्या करे, टाइम कैसे काटे, मोबाइल चला के भी बोर हो गए, वेब सीरीज सारी देख ली, अगस्त के बाद फ्री बैठे घर में, फुर्सत है, सिटीजनशिप एक्ट पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना, और आपको क्लियर हो जाएगा हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इन द इनकम टैक्स हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, दे हैव यूज्ड दैट वर्ड, यू हैव टू गो इनटू दैट लॉ व्हिच इज द इंडिपेंडेंट लॉ. जनरल में वही बोलेंगे जो सिटीजनशिप एक्ट में दिया है. सिटीजन कौन, सिटीजनशिप एक्ट में जो सिटीजन है, बस. ठीक है, जनरल में तो जाना ही नहीं ना, अपना सब्जेक्ट एक कोडिफाइड सिस्टम है, तो कानून में बात करनी है, जनरल बात तो करनी नहीं अपने को जीवन में. अब चलो, अब ये हो गया हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. अब अगली चीज, सेकंड केस, जहां पर 60 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा, केवल 182 डेज वाला क्राइटेरिया लगेगा, और वो है वेयर इंडिविजुअल comes to India for a visit, where the individual who is a citizen of India or a person of Indian origin. अब यहां पे दो शब्द यूज किए हैं, एक शब्द है the person is a citizen of India, या तो वो COI है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, या वो PIO है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. ठीक है, अब बेसिक जो बात कर रहे हैं पहले उसको समझो. हम ऐसे कोई एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि कोई इंडिया का व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, और वो बाहर जाके सेटल हो गया. ठीक है, कोई अभी अपना रिलेटिव है, चाचा जी मामा जी के बच्चे, और वो इंडिया के बाहर सेटल हो गए, कनाडा चले गए, जर्मनी चले गए, और वहाँ जाकर सेटल हो गए. वहीं यहाँ मतलब फोन वोन पे ही बात होती है, और कभी वो भी कभी बात रेयरली होती है उनसे. नाउ दे आर सेटल्ड अब्रॉड. अब वहाँ पर अचानक से कोई रॉइड्स हो गए, और वहाँ पे लोगों को बहुत मारा, इंडियंस को तो खास तौर पे पिटाई हो गई, ऐसा हो गया, मान लो, आई एम जस्ट टेकिंग अ वियर्ड एग्जांपल, अभी हो गया वो. ठीक है, रेसिस्ट कोई मूवमेंट हो गया वहाँ पर, और उसमें उनकी पिटाई हो गई, वो जो अपने है उनकी पिटाई हो गई, भैया जी. अब वो भैया जी आए वापस इंडिया, इंडिया आए, थोड़े दिन यहाँ ज़्यादा रुक गए. ठीक है, इंडिया आते हैं जनरली वो 10-15-20 दिन रुकते हैं, 25 दिन रुकते हैं, साल में जो छुट्टी उट्टी मिलती है उनको एक बार आ जाते, महीने भर रुक के जाते, दैट इज वॉट, और थोड़ा शो ऑफ भी करके जाते. तो अब वो आए इंडिया, इतने समय रुके, 2-3 महीने रुके, घर वाले बोल रहे हैं जाओ वहां तुम्हारा जॉब है, उनको डर लग रहा है, वो कह रहे नहीं अभी तो मैं नहीं जाऊंगा, अभी थोड़े दिन बाद जाऊंगा. नाउ ही हैज स्टेड फॉर मोर देन 60 days, ही वाज इन इंडिया फॉर 100 days इन इंडिया. नाउ वेदर ही वुड बी अ रेसिडेंट, इंडियन सिटीजन है, अभी उसको घर की याद आई. ठीक है, घर के वो आलू पराठे याद आए, घर देश की मिट्टी याद आई, इंडिया रह गया थोड़े दिन ज्यादा, तो क्या आप बोल दोगे रेसिडेंट है और ग्लोबल इनकम पे टैक्स ले लोगे? थोड़ा गलत लगता है. तो उन्होंने कहा जो इंडियंस बाहर सेटल हो चुके हैं, अगर वो इंडिया आते हैं छुट्टी वगैरह के लिए, विजिट के लिए, तो फिर 60 डेज का क्राइटेरिया नहीं लगेगा. अगर वो 60 डेज से ज्यादा भी इंडिया में रहते हैं तो भी वो नॉन रेसिडेंट. बट 182 डेज अगर वो रहते हैं तो वो रेसिडेंट हो जाएंगे. ऑब्वियस बात है, 182 डेज इज दी, यू कैन से, आयरन कर्टन, लोहे की दीवार है 182 डेज. इफ यू क्रॉस दैट आयरन कर्टन you are a resident, forget it, right? So 182 days is something which is a benchmark here. बाकी 60 days वाला क्राइटेरिया से यहाँ एग्जम्पशन. अब यहाँ दो लोगों के नाम लिए, एक है सिटीजन ऑफ इंडिया और दूसरा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? जो सिटीजनशिप एक्ट में सिटीजन है, मैंने बता दिया. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? इनकम टैक्स में नहीं दिया है, जनरल क्लॉजेस एक्ट में नहीं दिया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन कॉमन सेंस. कॉमन सेंस में हु इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उसका कानून आया. देखो ये कानून का रेलेवेंस क्या है, मैं बताता हूं कब ये आया था. उन्होंने एक्चुअली ये बताया था आजादी के समय की बात है, अब इसका कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म होते, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. उस समय व्हाट हैपेंड इज, इंडिया जो था इट वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर, और ब्रिटिश कॉलोनीज को उन्होंने एक स्टेटस दिया जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी. कॉमनवेल्थ कंट्रीज मतलब दोज हु वर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स. अपने वो गेम्स भी होते हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो बेसिकली जो अंग्रेजों के गुलाम थे उनके गेम्स होते हैं वो.
दैट इज कॉमनवेल्थ गेम। तो अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो थी विच वर द कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज को एक स्टेटस दिया था। तो इंडिया को भी वो स्टेटस मिला था आज़ादी के बाद। स्टेटस ये था कि इंडियंस कैन गो टू द यूनाइटेड किंगडम विदाउट ऑब्टेनिंग अ परमिशन फ्रॉम दैट कंट्री। तो भारत के लोग यूके जा सकते थे बिना वहां से वीजा लिए। तो अपने यहाँ आज़ादी के बाद बहुत लोग तैयार हो गए कि आज़ादी के बाद यहाँ तो इतना अच्छा माहौल है नहीं, पंजाब में कई सारा दंगे हुए थे, तो अभी उनको लगा कि आज़ादी के बाद अच्छा माहौल नहीं है, हम लोग कनाडा चले जाते हैं, अलग अलग देश चले जाते हैं। और यूके जाने का एक अलग ही प्रिविलेज है, क्योंकि वहाँ तो अपने को वीज़ा भी नहीं चाहिए। तो अपन यहाँ से हजारों लाखों की तादाद में जहाज में बैठ बैठ कर जाने लगे, यूके सेटल हो गए। दिस इज वॉट हैपेंड, इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग। और वहां पर अपन देखेंगे कई सारे इंडियंस हैं जो 2 3 4 जनरेशन से वहीं रहते। अब वो लोग दे वर गिवन अ स्पेशल स्टेटस बाय द इंडियन लॉ, एंड दैट स्टेटस इज PIO स्टेटस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो इंडिविजुअल जो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा, वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स आजादी के पहले वाले भारत में पैदा हुए, और वो भी भारत वाला पोर्शन। आजादी के बाद बंटवारा हो गया, और ठीक है, पाकिस्तान वाला पोर्शन या बांग्लादेश वाले पोर्शन को हम इंडिया का हिस्सा नहीं मान रहे। हम जो बात कर रहे हैं, प्रिसाइजली बात कर रहे हैं आजादी के पहले वाले इंडिया में जो पैदा हुए थे, वो खुद या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखो धीरे धीरे समय के साथ व्हाट इज हैपनिंग इज वो जनरेशंस खत्म होती जा रही है। जो खुद आजादी के पहले पैदा हुए थे वो कम होते जा रहे लोग, फिर उनके बच्चे, ठीक है, वो भी कम होते जा रहे हैं, और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे वो जनरेशंस खत्म होती जा रही है। मतलब हो सकता है आज किसी की बर्थ हुई 2021 में, तो वो खुद तो पैदा नहीं हुआ था आज़ादी के पहले, उसके पेरेंट्स भी नहीं पैदा हुए थे, और उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकता है कि वो आज़ादी के पहले नहीं पैदा हुए हो, दे वुड हैव बीन बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वी से दे आर नॉट PIOs। PIO तो वो है जो आज़ादी के पहले खुद पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए। अब वो टेम्पररी कंसेप्ट था। मैंने आपको बताया कि उस समय वो वीज़ा वाला एग्जाम्शन था, बाद में यूके ने भी ख़त्म कर दिया था वो वीज़ा वाला एग्जाम। तो उनको लगा ऐसे तो अपने यहाँ जितने लोग हैं उससे ज़्यादा तो इंडिया से भर भर के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि अपन कॉलोनी बन जाए उनकी समटाइम्स। तो दे एक्चुअली एंडेड अप दिस स्पेशल प्रिविलेज ऑफ वीज़ा एग्जाम्शन later on in somewhere in 1962. Anyways, so the principle is the word PIO. Who is a PIO? जो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए। अभी थिंक अबाउट इट, मान लो कोई व्यक्ति है जो 2 3 जनरेशन से वहां रहता है, मान लो 2 जनरेशन से वो लोग यूके में रहते हैं। अब क्या हुआ कि दादाजी का यहाँ घर था कहीं पंजाब में, बड़ा सा कोठी थी और बहुत एकर्स में जमीन थी। अब उनके पोता है जो वहीं रहता है, वहीं सेटल्ड है, ही वॉज बॉर्न ब्रॉट अप देयर, वहीं रहता है। बट नाउ वो 2 4 5 साल में एक बार इंडिया आते हैं, और फिर आते हैं तो 2 4 5 महीने रुकते भी हैं। नाउ वो लोग, वो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, वो जो पोता है अभी के दादाजी, ही वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, तो ही दिस पर्सन हु हैज कम टू इंडिया इज ऑल्सो अ PIO। ही इज अ PIO। तो अभी वो इंडिया में 60 डेज भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ ही स्टेज फॉर 182 डेज देन ओनली ही वुड बी रिगार्डेड एज अ, दैट इज द टेस्ट विच इज टॉक्ड अबाउट हियर। ये वाले क्लॉज में उन्होंने 2 शब्द यूज किए, सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पिछले वाले क्लॉज में एक ही शब्द यूज किया था, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पशन जहां पर 60 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा, और वो है वेयर द इंडिविजुअल being a citizen of India left India as a crew member of Indian ship। तो इंडियन सिटीजन इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन के इंडिया से बाहर गया। क्रू मेंबर मतलब स्टाफ मेंबर। तो अभी क्या हुआ कि मान लो जो लोग शिपिंग कंपनीज में जॉब करते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके जो एम्प्लॉयज हैं
टिपिकली हम शायद उनकी बात कर रहे हैं, या कोई प्राइवेट कोई कंपनी है इंडिया में, स्टार क्रूज करके मान लो कोई कंपनी, और उसके जो एम्प्लॉयज है हम टिपिकली उनकी बात करें। हमारा ये कहना है अगर कोई इंडियन शिपिंग कंपनी का एम्प्लॉय है, तो अभी क्या होता है शिपिंग में वॉयजेस बड़े बड़े होते हैं। अभी वो शिप है इंडिया से जाएगी, बाद में सिंगापुर में कुछ दिन होल्ड करेगी, फिर और आगे फिर दे विल ट्रैवल द पैसिफिक एंड दे विल गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स, फिर यूके में भी कुछ डॉक्यूमेंट उनको देना है, फिर वापस रिवर्स आएंगे। 6 7 8 महीने 10 महीने लग जाते हैं, और वो घर परिवार से दूर रहते हैं, सी सिकनेस हो जाती है उनको, आपने सुना हो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी वो जब घर आते हैं तो घर आने के बाद 2 3 महीने वो घर पे रहते हैं, आराम करते। ऑलरेडी वो 1 8 साल से जॉब में थे, कंटिन्यूअस ऑन साइट जॉब कर रहे थे, वो आकर 2 3 4 महीने अभी घर पर रुके। अब प्रॉब्लम ये हो गई 2 3 महीने घर पे रुके दैट हिज स्टे इन इंडिया एक्सीड 6 days। जब वो इंडिया आया और घर पे रुका, 3 महीने रुक गया तो 90 days हो गया उसका, तो ही में बिकम अ रेसिडेंट, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने एग्जम्पशन ये दी, अगर वो इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप का क्रू में, तो वो 60 दिन भी अगर इंडिया में रह लेता है चलेगा, पर अगर वो 182 days इंडिया में रहता है तभी जाकर वो रेसिडेंट होगा। नियरली 60 days इंडिया में स्टे करने से वो रेसिडेंट नहीं हो जाएगा। टिपिकली हम ये कह सकते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जम्पशन है, शिपिंग इंडस्ट्री को एग्जम्पशन दिया है कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो 60 दिन का क्राइटेरिया उन पर नहीं लगेगा। तो दिस इज द टेस्ट विच इज देयर, जो हमारे सामने है। ये 3 एग्जम्पशन है जहां पर 60 दिन वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा, क्राइटेरिया लगेगा 182 डेज का। तो अगर आप 182 डेज इंडिया में रहते हो देन ओनली यू आर रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट, अदरवाइज यू आर नॉट रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट। तीनों आपको बोलना है, बोलना आपको है कौन से 3 केसेस हैं जहां 60 दिन वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। यस प्लीज। Citizen of India who left India for employment abroad. Second, citizen of India or person of Indian origin. Citizen of India or person of Indian origin who has come to India for a visit. Third case, citizen of India who is a crew member of Indian ship. तो ये 3 केसेस हैं जहां पर 60 दिन वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। कौन से 3 केसेस हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, केस 1। केस 2 कौन सा केस है? सेकंड केस सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज कम टू इंडिया फॉर अ विजिट। एंड थर्ड केस कौन सा केस है? सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। इन 3 केसेस में 60 दिन वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा, 182 डेज वाला क्राइटेरिया लगेगा। अगर आप 182 डेज इंडिया में स्टे करते हो तभी जाकर आप रेसिडेंट होगे। बात अभी अधूरी रह गई, क्योंकि इसीलिए कह रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं आपकी भावनाएं, बात अभी अधूरी रह गई, और कल हम जब पूरी कर लेंगे तभी क्वेरीज भी कर लेंगे, क्योंकि अधूरी बात में देयर विल बी कंफ्यूजन। तो कल जब हम आगे का पढ़ लेंगे तब जाके अपन विल सॉल्व द क्वेरीज। थैंक यू।